क्वेश्चन नंबर 31 से लेकर हम 60 तक ये 30 क्वेश्चन आज हम हिंदी के कंप्लीट करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमारा ये एक पैराग्राफ है जो अपठित गद्यांश होता है, उसको पहले हम पढ़ते हैं। मानव की वास्तविक गरिमा उसके अंतर्निहित चैतन्य में है। जो समाज केवल भौतिक प्रसाधनों का ही जीवन का साध मान लेते हैं, वहाँ आत्मिक शून्यता का जन्म होता है। हमारी प्रज्ञा का विस्तार तभी संभव है जब हम संकीर्ण स्वार्थों का परित्याग कर विजुगीषु वृत्ति को जन कल्याण की ओर मोड़ें। साहित्य वह दर्पण है जिसमें काल की पदचाप सुनाई देती है। वर्तमान की निर्विशेष दौड़ में अपनी सांस्कृतिक पहचान को अक्षुण्ण रखना ही सबसे बड़ी मेधा है। शब्द और अर्थ का सामंजस्य ही वाग्य की आत्मा है। नंबर 1 है अंतर्निहित शब्द का क्वेश्चन नंबर 31 है अंतर्निहित शब्द का सही संधि विच्छेद और संधि का प्रकार पहचानिए। तो पहला ऑप्शन है अंतर प्लस निहित व्यंजन संधि, अंतः प्लस निहित विसर्ग संधि, अंतः प्लस निहित व्यंजन संधि और अंतर प्लस निहित स्वर संधि। तो इसमें सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? अंतः प्लस निहित अर्थात विसर्ग संधि, ये वाला हमारा सही ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 31 है गद्यांश में प्रयुक्त चैतन्य शब्द की व्याकरणिक कोटि क्या है? चैतन्य शब्द की जो है व्याकरणिक कोटि क्या है? तो चैतन्य हमारा जो है एक भाववाचक संज्ञा होता है। क्वेश्चन नंबर 33 है गद्यांश के संदर्भ में प्रज्ञा शब्द का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ क्या होगा? प्रज्ञा का मतलब क्या अर्थ है? बुद्धि की वह शक्ति जो जीवन सृजन करे, सामान्य जानकारी, केवल किताबी ज्ञान। तो इसका सही आंसर है बुद्धि की वह शक्ति जो नवीन सृजन करे। क्वेश्चन नंबर 34 है निर्विशेष शब्द में प्रयुक्त सर्वनाम विशेषण की स्थिति क्या है? पहला ऑप्शन है निश्चयवाचक सर्वनाम, गुणवाचक सर्वनाम, परिमाणवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। तो इसका सही आंसर हमारा गुणवाचक सर्वनाम। क्वेश्चन नंबर 35 है विजिगीषु शब्द का सही अर्थ और मूल शब्द पहचानिए। विजुगीषु में सही अर्थ क्या है इसका और इसका मूल शब्द मतलब कौन कौन शब्द मिलकर बना है? तो पहला ऑप्शन है जीतने की इच्छा रखने वाला, और ये दिया हुआ है भोजन की इच्छा, मरने की इच्छा और त्यागने की इच्छा। तो इसका सही ऑप्शन है जीतने की इच्छा रखने वाला और वी प्लस जी प्लस सन प्लस उ, इसका सही मूल शब्द होगा। क्वेश्चन नंबर 36 है हिंदी ध्वनियों में जिहा मूली तथा अलिजिही जिसको ध्वनियाँ कौन कौन सी हैं? तो पहले इन दोनों ध्वनियों को हम पढ़ेंगे। तो पहला ऑप्शन है का खा गा घा, का खा गा फा जा, चा छा जा झा और टा ठा डा ढा। तो इसमें हमारा सही ऑप्शन हो गया का खा गा फा झा। ये अरबी फारसी में हिंदी मतलब ये जो शब्द होते हैं अरबी और फारसी में भी यूज होते हैं, तो इनको हम जिहा मूली तथा अलिजिही ध्वनियाँ भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है रा के रूपों में कंपन जात ध्वनि का सही लक्षण क्या है? तो इसका सही लक्षण है जिसके उच्चारण में जिह्वा की नोक मसूड़ों से टकराती है और कांपती है। तो ये इसका सही आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 38 है व्यंजन संधि के नियमानुसार वाक्य का संधि विच्छेद क्या? वाक्य का संधि विच्छेद क्या है? वाड़ प्लस मय, वाम प्लस मय, वाक प्लस मय, वाक प्लस मय। तो इसका सही आंसर हमारा आ गया वाक प्लस मय, डी नंबर। क्वेश्चन नंबर 39 है षडानन में कौन सा समास निहित है? बहुव्रीहि समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास। तो इसमें है बहुव्रीहि समास। शायद कल वर्षा हुई हो यह वाक्य काल के किस भेद को दर्शाता है? संदिग्ध काल, संभाव्य भूतकाल, हेतु हेतु मत भूतकाल और सामान्य वर्तमान काल। तो यह हमारा संभाव्य भूतकाल को दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 41 है प्रतीप अलंकार का मुख्य लक्षण क्या है? उपमेय और उपमान की समानता, उपमेय पर उपमान का आरोप, उपमान को उपमान की तुलना से हीन बताना मतलब उपमा का उल्टा, या उपमेय में उपमान की संभावना। तो जो प्रतीप अलंकार होता है इसमें
इसमें उपमान को उपमेय की तुलना में हीन बताया जाता है। जैसे चंद्रमा का उपमेय हो गया मुख, मुख के सामने हीन या छोटा दिखा दिया जाता है। तो इसका सही आंसर हो गया हमारा उपमान को उपमेय की तुलना में हीन बताना। क्वेश्चन नंबर 41 है, भाववाच्य के संदर्भ में कौन सा कथन सर्वथा शुद्ध है? भाववाच्य के संदर्भ में, तो ये उसकी परिभाषा होती होगी भाववाच्य की। इसमें कर्ता की प्रधानता नहीं होती है, तो इसमें क्रिया अकर्मक होती है। इसमें कर्ता की प्रधानता नहीं होती है, तो हमारा सही आंसर हो गया इसमें कर्ता की प्रधानता नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 43 है, किसी ने मेरा पेन ले लिया, इस वाक्य में किस प्रकार का सर्वनाम है? किसी ने मेरा पेन ले लिया, तो इसमें पेन ले लिया अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो इसमें है हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। क्वेश्चन नंबर 44 है, अव्यय की दृष्टि से वह दिन भर पढ़ता रहता है में दिन भर क्या है? स्थानवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण और परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। तो इसमें हमारा है कालवाचक क्रिया विशेषण। क्वेश्चन नंबर 45 है, विराम चिन्ह के प्रयोग में विवरण चिन्ह का मानक रूप कौन सा है? तो बताओ इसमें विवरण चिन्ह कौन सा है? तो विवरण चिन्ह हमारा है ये वाला। क्वेश्चन नंबर 46 है, क्वेश्चन नंबर 46 है, जिसका आदि और अंत ना हो, वाक्यांश के लिए शुद्ध तत्सम शब्द है अनादंत। क्वेश्चन नंबर 47 है, उड़ती चिड़िया के पर गिनना मुहावरे का सही अर्थ है। उड़ती चिड़िया के पर गिनना एक प्रसिद्ध मुहावरा है जिसका अर्थ होता है बहुत अधिक अनुभवी चतुर होना। तो इसका सही आंसर है अत्यंत चतुर या अनुभवी होना। क्वेश्चन नंबर 48 है, लिंग की दृष्टि से अशुद्ध विकल्प पहचानिए। यशस्वी, यशस्विनी, गुड़ी, गुड़नी, सौमी, सोमनी, भवदीप, भवदीयानी। तो इसमें अशुद्ध वाक्य हमको चुनना है। तो जो है भवदी का भवदीयानी ये हमारा अशुद्ध है, बाकी सब हमारे शुद्ध वर्ण हैं। वचन की दृष्टि से कौन सा शब्द सदैव एक वचन में प्रयुक्त होता है? वचन की दृष्टि से कौन सा इसमें एक मतलब शब्द है जो सदैव एक वचन में होता है? तो प्राण, समाचार, आंसू और अच्छत। तो इसका सही आंसर हो गया हमारा समाचार। 50 है, विशेषण के संदर्भ में उसने थोड़ा दूध पिया में थोड़ा किस प्रकार का विशेषण है? संख्यावाचक विशेषण, अनिश्चित परिमाणवाचक, निश्चित परिमाणवाचक और सार्वनामिक। तो इसमें है अनिश्चित परिमाणवाचक। क्वेश्चन नंबर 51 है, हिंदी साहित्य में कवि शिरोमणि की उपाधि किस कवि को दी गई? गोस्वामी तुलसीदास को, सूरदास को, कबीरदास को और केशवदास को। तो केशव जो हमारे तुलसीदास है इनको कवि शिरोमणि की उपाधि हमारे गोस्वामी तुलसीदास को दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 52 है, त्यागपत्र उपन्यास के रचयिता कौन है जो मनोवैज्ञानिक उपन्यासों के लिए प्रसिद्ध हैं? तो प्रेमचंद, फणीश्वरनाथ रेणु, यशपाल और जैनेन्द्र कुमार। तो इसका सही ऑप्शन हो गया जैनेन्द्र कुमार। भ्रमर गीत सार के संपादक कौन है? भ्रमर गीत सार के संपादक बताओ कौन है? हमारे आचार्य रामचंद्र शुक्ल। क्वेश्चन नंबर 54 है, निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल। यह जो पंक्ति है किस प्रसिद्ध कवि की है? महावीर प्रसाद द्विवेदी की, जयशंकर प्रसाद की, भारतेंदु हरिश्चंद्र की, माखनलाल चतुर्वेदी के। तो ये हमारे भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रमुख पंक्ति है। रीतिकाल को अलंकृत काल की संज्ञा किस इतिहासकार ने दी है? रीतिकाल को
अमृतकाल किसने कहा है? तो रीतिकाल को अमृतकाल हमारे मिश्र बंधु जी ने कहा है। क्वेश्चन नंबर 56 है, तत्सम शब्द की दृष्टि से अशुद्ध शब्द युग्म चुनिए। आम्र आम, कज्जल काजल, हरिद्रा हरदी, क्षीर और खीर। तो जो हरिद्रा है, हरदी, ये अशुद्ध है, बाकी सब हमारे शुद्ध वाक्य हैं। क्योंकि हरिद्रा तो होता है, हरदी नहीं होता, हल्दी होता है। हल्दी, आधा ला और ये बड़ी दी, हल्दी होता है, तो हरदी लिखा हुआ है, तो इसलिए ये हमारा अशुद्ध वाक्य है। व्युत्पत्ति के आधार पर उपत्यका का विलोम शब्द क्या है? व्युत्पत्ति के आधार पर उपत्यका का विलोम शब्द है हमारा अधित्यका। क्वेश्चन नंबर 58 है, भाषा अधिगम में सतत और व्यापक मूल्यांकन का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष क्या है? छात्रों की त्रुटि की गणना करना, पाठ्यपुस्तक के अंत में दिए गए प्रश्नों को हल करना, भाषा प्रयोग की विभिन्न परिस्थितियों में बच्चों की बोधगम्यता का अवलोकन करना, केवल सत्र के अंत में परीक्षा लेना। तो इसका सही आंसर क्या है 58 का बताओ? तो भाषा प्रयोग की विभिन्न परिस्थितियों में बच्चों की बोधगम्यता का अवलोकन करना, ये हमारा सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 58 का सी सही है। क्वेश्चन नंबर 59 है, एक बहुभाषिक कक्षा में बच्चों की मातृभाषा को शिक्षक को किस रूप में ग्रहण करना चाहिए? एक जटिल समस्या के रूप में, भाषा सीखने में एक बड़ी बाधा के रूप में, कक्षा के वातावरण को अशांत करने वाले तत्व के रूप में, एक अनिवार्य भाषाई संसाधन और ज्ञान के आधार के रूप में। तो इसका सही आंसर हमारा है एक अनिवार्य भाषाई संसाधन और ज्ञान के अधिकार के रूप में शिक्षक को करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 60 है, भाषा अर्जन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? भाषा अर्जित करते हैं तो इसमें कौन सा कथन सत्य है? यह केवल विद्यालय में ही असंभव है, यह एक सहज, स्वाभाविक और अनौपचारिक प्रक्रिया है, इसमें व्याकरण के नियमों को रटना अनिवार्य है, यह केवल शिक्षक के मार्गदर्शन में ही होता है। तो जो भाषा हम अर्जित कर सकते हैं, विद्यालय में तो अर्जित ही कर सकते हैं, बाकी और भी कई जगह है जहाँ हम भाषा अर्जित कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर है यह एक सहज, स्वाभाविक और अनौपचारिक प्रक्रिया है। सही आंसर हमारा क्वेश्चन नंबर 60 का बी हो गया। तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जीन पियाजे के अनुसार बच्चा किस अवस्था में अमूर्त चिंतन शुरू करता है? मतलब बच्चा किस अवस्था में अमूर्त चिंतन शुरू करता है? पहला है संवेदीगामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो इसका सही आंसर क्या है हमारा? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। क्वेश्चन नंबर 2 है, वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे के विकास में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है? समाज और संस्कृति की, आनुवंशिकता की, भौतिक वातावरण की, पुरस्कार और दंड की। तो जो हमारा समाज और संस्कृति होता है, ये बच्चे के सामाजिक विकास पर बहुत ज़्यादा प्रभाव डालता है। तो इसका राइट आंसर हमारा समाज और संस्कृति। क्वेश्चन नंबर 3 है, कोहल वर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार अच्छा लड़का या अच्छी लड़की अभिविन्यास जो है किस स्तर के अंतर्गत आता है? पहला है पूर्व पारंपरिक अवस्था, पारंपरिक, उत्तर पारंपरिक और अमूर्त स्तर। तो इसका सही आंसर हमारा है पारंपरिक स्तर। क्वेश्चन नंबर 4 है, थॉर्नडाइक ने अपने सीखने के सिद्धांत के प्रतिपादन के लिए किस पर प्रयोग किया था? कौन सा वह जीव था? कुत्ता था, बिल्ली था, चिंपैंजी था और चूहा था। तो इसने बिल्ली पर किया था भाई। पावलोव के शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत में लार का आना क्या है? पहला ऑप्शन अनुबंधित उद्दीपक, अनुबंधित अनुक्रिया और अनुबंधित अनुक्रिया, CS, UCS, UCR और CR। तो इसमें का सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा? पाँचवें का सही आंसर हमारा आंसर नंबर C।
क्वेश्चन नंबर 6 है, स्किनर के अनुसार बच्चों में भाषा का विकास किसका परिणाम होता है? बच्चों में भाषा का विकास किसका परिणाम होता है? व्याकरण का, अंतर्जात क्षमताओं का, अनुकरण का और परिपक्वता का। तो इसका सही आंसर क्या हो गया? अनुकरण और पुनर्बलन का। क्वेश्चन नंबर 7 है, बाल विकास की किस अवस्था को तूफान और तनाव की अवस्था कहा गया है? सभी जानते हैं किशोरावस्था को। जीन पियाजे के अनुसार पुरानी स्कीमा में नई जानकारी को शामिल करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? समायोजन, आत्मसातीकरण, साम्यधारण, संगठन। क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर है आत्मसातीकरण। क्वेश्चन नंबर 9 है, अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत किसने दिया था? व्यवहारवादियों ने, गेस्टलवादियों ने, मनोविश्लेषणवादियों ने। तो इसका सही आंसर क्या है? क्वेश्चन नंबर 9 का बी, गेस्टलवादियों ने। विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसमें कथन दिए हुए हैं, तो कौन सा विकास के संबंध में सही है? पहला ऑप्शन है, विकास केवल आनुवंशिकता पर निर्भर करता है। विकास की गति सभी बच्चों में समान होती है। विकास बहुआयामी होता है और निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। विकास केवल किशोरावस्था तक ही होता है। तो 10वें का सही आंसर हमारा है, विकास जो होता है हमेशा चलता है, बहुआयामी और निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। क्वेश्चन नंबर 11, बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत किसने दिया? थर्मस्टन ने, स्पीयरमैन ने, गिलफर्ड ने, बिने ने। सही आंसर बताओ 11वें का स्पीयरमैन। क्वेश्चन नंबर 12 है, बाहुबली का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस किसने दिया? हार्वर्ड गार्डनर ने, रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने, अल्फ्रेड बिने ने, डेविड वेक्सलर ने। इसका सही आंसर क्या हो गया? गार्डनर ने हमारे दिया था, रॉबर्ट गार्डनर ने। ये आंसर आप जल्दी जल्दी मैच करिए, आपका कितना सही होता है कितना गलत होता है, ये आप कमेंट में बताना बाद में। 13 नंबर है, बच्चे की मानसिक आयु 12 वर्ष और वास्तविक आयु 10 वर्ष है, तो उसका बुद्धि लब्धि IQ क्या होगा? IQ निकालने का सूत्र होता है, इसका सूत्र निकाल कर हमको बताओ। 100 होगा, 110 होगा, 120 होगा और 130 होगा। तो इसका IQ का सूत्र क्या होता है? IQ निकालने का सूत्र होता है, ये मेरा पेन सही से काम नहीं कर रहा, लेकिन ऊपर होता है मानसिक आयु, नीचे होता है वास्तविक आयु और गुणे 100 होता है। तो इसमें रखकर सूत्र निकालेंगे तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा हमारा? 120। आप लोग अपने कॉपी में निकालना इसका सूत्र। IQ बराबर होता है मानसिक आयु गुणे 100 बटे वास्तविक आयु। एरिक्सन के मनोसामाजिक विकास के सिद्धांत के अनुसार किशोरावस्था की मुख्य समस्या क्या है? पहला ऑप्शन क्या दिया हुआ है? पहचान बनाम पहचान भ्रांति, विश्वास बनाम अविश्वास, परिश्रम बनाम हीनता, स्वायत्तता बनाम श्रम। तो इसका सही आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 14 का, क्वेश्चन नंबर 14 का ए सही है। क्वेश्चन नंबर 15 है, प्रगतिशील शिक्षा के जनक किसे माना जाता है? प्रगतिशील शिक्षा का जनक किसे माना जाता है? जॉन डीवी को, जीन पियाजे को, फ्रेडरिक फ्रोबेल को, मारिया मोंटेसरी को। क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर है जॉन डीवी। क्वेश्चन नंबर 16 है, अधिगम का प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत किसने दिया है? ये अधिगम का प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत किसने दिया? पावलोव ने, स्किनर ने, थॉर्नडाइक ने, कोहलर ने। सही आंसर क्या हो गया? क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर हमारा थॉर्नडाइक को जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 है, बाल केंद्रित शिक्षा, बाल केंद्रित शिक्षा में, जिसको हम CCE बोलते हैं, में शिक्षक की भूमिका कैसी होती है? एक तानाशाह की, एक मार्गदर्शक या सुगमकर्ता की, केवल व्याख्यान देने वाले, एक मूक दर्शक की। तो इसको हम अगर अपने माइंड से सोचेंगे तो इसका सही आंसर क्या हो जाता है? आंसर नंबर बी। विकास का सिर पदाभिमुख नियम क्या बताता है? विकास सिर से पैर से सिर की ओर होता है, विकास सिर से पैर की ओर होता है, विकास केंद्र से बाहर की ओर होता है, और एक ऑप्शन और होगा। तो क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर है विकास सिर से पैर की ओर होता है। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का संबंध किस मनोवैज्ञानिक से है? BF स्किनर, JB वाटसन, अल्बर्ट बंडूरा, एडवर्ड थॉर्नडाइक। इसका सही आंसर बताओ। 1990 में हमारा स्किनर सही है।
क्वेश्चन नंबर 20 है सामाजिक अधिगम सिद्धांत सोशल लर्निंग थ्योरी का प्रतिपादन किसने दिया? लेव वाइगोत्स्की ने, अल्बर्ट बंडूरा ने, सिगमंड फ्रायड ने, जेरोम ब्रूनर ने। तो क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर क्या हो गया? हमारे अल्बर्ट बंडूरा। अब क्वेश्चन नंबर 21 से 40 समावेशी शिक्षा और आकलन एवं मूल्यांकन से संबंधित क्वेश्चन है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आते हैं। तो पहला है समावेशी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? समावेशी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है केवल दिव्यांग बच्चों को शिक्षा देना, सामान्य और विशेष बच्चों को एक ही छत के नीचे बिना भेदभाव के शिक्षा देना, केवल आर्थिक रूप से कमज़ोर बच्चों को पढ़ाना, प्रतिभाशाली बच्चों के लिए अलग स्कूल खोलना। क्वेश्चन नंबर 21 का सही आंसर क्या हो गया? सामान्य और विशेष बच्चों को एक ही छत के नीचे बिना भेदभाव के शिक्षा देना ही समावेशी शिक्षा कहलाता है। अगला क्वेश्चन है डिसलेक्सिया निम्नलिखित में से किससे संबंधित विकार है? गणितीय विकार से, पठन विकार से, व्यवहार संबंधी विकार से, मानसिक विकार से। तो क्वेश्चन नंबर 22 है जो पठन विकार से संबंधित बीमारी है। क्वेश्चन नंबर 23 है गणितीय गणनाओं में संबंधित अधिगम अक्षमता जिसे लर्निंग डिसेबिलिटी कहते हैं को क्या कहा जाता है? पहला ऑप्शन है डिसग्राफिया कहा जाता है, डिसकुलैक्लिया कहा जाता है, डिस्पेक्सिया कहा जाता है या अफेसिया कहा जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हमारे 23 का सही आंसर आ जाएगा डिसकैलकुलिया कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में व्यापक शब्द का क्या अर्थ है? केवल शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन करना, केवल सह शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन करना, शैक्षिक और सह शैक्षिक दोनों क्षेत्रों का मूल्यांकन करना, केवल खेल कूद का मूल्यांकन करना। क्वेश्चन नंबर 24 का हमारा सही है आंसर है शैक्षिक और सह शैक्षिक दोनों क्षेत्रों का मूल्यांकन करना व्यापक अर्थ होता है इसका। रचनात्मक मूल्यांकन का प्रयोग कब किया जाता है? सत्र के अंत में, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान, केवल प्रवेश के समय, साल में एक बार। तो क्वेश्चन नंबर 25 का है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान अगर हम रचनात्मक मूल्यांकन का उपयोग करेंगे तो बच्चों को बहुत आसानी से चीज़ें समझ में आएंगी। तो इसका प्रयोग हम पढ़ाने के दौरान और शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया के दौरान करते हैं। तो इसका राइट आंसर बी जाता है। जल्दी सारे क्वेश्चन करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 26 है प्रतिभाशाली बच्चों की पहचान के लिए सबसे विश्वसनीय तरीका क्या है? शिक्षक का दृष्टिकोण, माता पिता की राय, मानकीकृत बुद्धि परीक्षण या बच्चे का शारीरिक पहनावा। क्वेश्चन नंबर 26 का सही आंसर बताओ सभी लोग। तो इसका आंसर नंबर है मानकीकृत बुद्धि परीक्षण इसका राइट आंसर हो गया। ये मैं आप लोगों के लिए केवल क्वेश्चन दे रहा हूँ, मेरा आंसर और मेरा बोलने का तरीका उस पर मत जाओ, आप खुद सॉल्व करो और आगे बढ़ो। ठीक है, मेरा भी आंसर बाद में बता दूंगा ताकि आपको उस चीज़ को नॉलेज हो जाए अगर आपको नहीं आ रहा है। बाकी आप कितनी तैयारी, कल परसों एग्ज़ाम है आपका, तो उस हिसाब से तैयारी कैसी है मैं इसका टेस्ट ले रहा हूँ और आप इस टेस्ट में कितने नंबर ला रहे हैं वो आगे कमेंट में बताना मुझको। ये मेरे क्वेश्चन हैं जो आएंगे एग्ज़ाम में। क्वेश्चन नंबर 27 है डिसग्राफिया मुख्य रूप से किस कठिनाई से जुड़ा हुआ है? सुनने से, पढ़ने से, लिखने से या एक और ऑप्शन होगा। तो क्वेश्चन नंबर 27 का सही आंसर है डिसग्राफिया जो है लिखने से संबंधित विकार है। क्वेश्चन नंबर है 28 राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका क्या होनी चाहिए? सत्तावादी, अधिनायकी, सुविधादाता या अनुमतिपरक। 28 का सही आंसर क्या हो गया? सुविधादाता होना चाहिए, मतलब टीचर को सत्तावादी नहीं होना चाहिए, सुविधादाता। तो इसका राइट आंसर सी हो। क्वेश्चन नंबर 29 है शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 आरटी एक्ट जिसको बोलते हैं 2009 के तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा का मतलब क्या प्रावधान है? इसका राइट आंसर सभी लोग जानते हैं, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा दी जाती है 6 से 14 वर्ष के बालकों को। क्वेश्चन नंबर 30 है वंचित समूह के बच्चों को मुख्य धारा की शिक्षा में शामिल करने के लिए क्या करना चाहिए? उन्हें अलग कक्षाओं में बिठाना चाहिए, उनके लिए पाठ्यक्रम को बहुत आसान बना देना चाहिए, लचीली शिक्षण विधियों और समावेशी माहौल का उपयोग करना चाहिए, उन्हें स्कूल में आने से मना कर देना चाहिए। तो 30 का आंसर सही हो जाता है हमारा लचीली शिक्षण विधियों और समावेशी माहौल का उपयोग करना चाहिए जिससे वो भी मुख्य धारा की शिक्षा में जुड़ सकते हैं। तो इसका आंसर है आंसर नंबर सी।
क्वेश्चन नंबर 31 है, एक अच्छे परीक्षण की वह विशेषता जो यह मापती है कि वह परीक्षा वास्तव में उसी उद्देश्य की पूर्ति कर रही है जिसके लिए वह बनाया गया है, यह क्या कहलाता है? विश्वसनीयता, वैधता, वस्तुनिष्ठता या व्यापकता। तो क्वेश्चन नंबर 31 का सही आंसर हो गया वैलिडिटी अर्थात वैधता। समेकित शिक्षा या जिसे एकीकृत शिक्षा भी कहते हैं और समावेशी शिक्षा में मुख्य अंतर क्या है? दोनों में कोई अंतर नहीं है। एकीकृत शिक्षा में बच्चों को व्यवस्था के अनुसार ढलना पड़ता है, जबकि समावेशी शिक्षा में बच्चे व्यवस्था के अनुसार बदलती है। एकीकृत शिक्षा केवल अमीर बच्चों के लिए है, समावेशी शिक्षा में केवल मूक बधिर बच्चे पढ़ते हैं। तो इसका सही आंसर क्या जाता है? 32 का बी नंबर। एक बच्चा है जो SAW को WAS पढ़ता है और न्यूक्लियर को अनक्लियर पढ़ता है, तो वह पीड़ित है डिसलेक्सिया से, डिस्ग्राफिया से, ADHD से या ऑटिज्म से। इसका सही आंसर बताओ। 33 का सही आंसर आ जाता है क्या है? डिसलेक्सिया। सृजनात्मकता का मुख्य लक्षण निम्नलिखित में से कौन सा है? अभिसारी चिंतन, अपसारी चिंतन, रटने की प्रवृत्ति या कम समझ। तो सही आंसर बताओ इसका 34 का अपसारी चिंतन। RPWD अधिनियम 2016 में दिव्यांगता के प्रकारों की संख्या 7 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई थी? क्वेश्चन नंबर 35 का सही आंसर क्या है? पहले थी हमारी 7 थी, लेकिन इसको बाद में बढ़ाकर 21 अर्थात 21 कर दी गई थी। तो इसका राइट आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 36 है, सीखने के लिए आकलन किस पर ध्यान केंद्रित करता है? पहला ऑप्शन क्या है हमारा? केवल ग्रेड और अंकों पर, छात्रों की कमियों को पहचान कर शिक्षण में सुधार करने पर, साल के अंत में परिणाम घोषित करने पर, छात्रों के बीच तुलना करने पर। तो राइट आंसर क्या हो गया 36 का? छात्रों की कमियों को पहचान कर शिक्षण में सुधार करना ही हमारा सही आंसर है। राष्ट्रीय नई शिक्षा नीति 2020 NEP 2020 के अनुसार स्कूली शिक्षा का नया ढांचा क्या है? 10+2 रॉन्ग, 5+3+3+4, 5+4+3+2, ये दोनों में डाउट हो और चौथा नंबर भी सही। तो इन दोनों का सही आंसर बताओ। 37 का बी सही है कि सी सही है? तो 37 का हमारा 5+3+3+4 है ये। मंद बुद्धि बालकों की बुद्धि लब्धि IQ सामान्यता कितनी मानी जाती है? 140 से अधिक, 90 से 110 के बीच, 70 से कम या 120 से 130 के बीच। तो 38 का सही आंसर क्या हो जाता है? जो मंद बुद्धि बालक होते हैं उनकी IQ 70 से कम होती है। इसमें है निम्नलिखित में से कौन सा एक संवेग मतलब यहाँ इमोशन, ये हमारी साइकोलॉजी चल रही है तो संवेग का मतलब होता है इमोशन। मैथ वाला या इसमें साइंस वाला संवेग नहीं, तो इमोशन है स्मृति, डर, ध्यान, उत्तेजना। 39 का सही आंसर हमारा क्या है? डर। विद्यालय में छात्रों को गृह कार्य देने का मुख्य लाभ क्या है? छात्रों को घर पर व्यस्त रखना, स्वाध्याय की आदत का विकास करना, अभिभावकों को खुश रखना। तो बच्चे को जो होमवर्क दिया जाता है उसका उद्देश्य रहता है कि बच्चा घर में जाए और पढ़े। तो स्वाध्याय अर्थात सेल्फ स्टडी की आदत का विकास करना ही गृह कार्य देने का मुख्य लाभ होता है। अब क्वेश्चन नंबर 41 से 60 में हम बाल विकास की अवस्थाएं एवं आनुवंशिकता से संबंधित क्वेश्चन को कवर करेंगे। ठीक है, तो जल्दी से करते हैं क्योंकि टाइम वेस्ट नहीं करना हमें, ना ही कोई वो। तो 41 है, मानव विकास किन दो कारकों के गुणनफल का परिणाम है? समाज और संस्कृति, शिक्षा और आर्थिक स्तर, वंशानुक्रम और वातावरण, माता और पिता की आयु। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया 41 का हमारा है वंशानुक्रम और वातावरण। राइट आंसर का सी। शैशवावस्था में बच्चे का व्यवहार मुख्य रूप से किस पर आधारित होता है? मूल प्रवृत्तियों पर, सामाजिकता पर, नैतिक चिंतन पर या तार्किक सोच पर। 42 का आंसर है 42 का आंसर है मूल प्रवृत्ति। जब बच्चा छोटा होता था, शैशवावस्था में होता है, तो उसका मुख्य व्यवहार जो होता है मूल प्रवृत्तियों पर होता है।
बालक का मन एक कोरी स्लेट के समान होता है, यह कथन किसने कहा है? यह कथन बहुत फेमस कथन है। बालक का मन एक कोरी स्लेट है, जॉन लॉक ने, रूसो, प्लूटो, अरस्तु। सही आंसर जॉन लॉक। 44 है, किस अवस्था को टोली या समूह की अवस्था कहा जाता है? जिसका मतलब गैंगेज। बालक जो होता है अपनी टोली बनाता है, अपने उसके मन में थोड़ा खुराफाती आइडिया आते हैं, जिससे वो 4-6 दोस्त बनाता है और इधर उधर करने की सोचता है। तो शैशव अवस्था में तो बालक करेगा ही नहीं, चल ही नहीं पा रहा है। उत्तर बाल्यावस्था, किशोरावस्था या प्रौढ़ावस्था? सही आंसर बताओ 44 नंबर का उत्तर बाल्यावस्था। और किशोरावस्था में वो उत्तेजित होने लगता है, तो ये सही आंसर नहीं। तो उत्तर बाल्यावस्था में जो बालक होता है वो टोली या समूह बनाने लगता है। आनुवंशिकता का वास्तविक वाहक किसे माना जाता है? ऑप्शन क्या दिखा रहा है इसमें? जीन्स को, गुणसूत्र को, आरएनए को, कोशिका को। तो इसका सही आंसर क्या है? 45 का जीन्स को, जो माता पिता से मिलते हैं हमको। क्वेश्चन नंबर 46 है, संवेगात्मक विकास का अनोखा काल। संवेगात्मक विकास का अनोखा काल किस अवस्था को कहा जाता है? किशोरावस्था को, बाल्यावस्था को, प्रौढ़ावस्था को या शैशवावस्था को? तो राइट आंसर क्या है इसका? किशोरावस्था है कि बाल्यावस्था है कि प्रौढ़ावस्था है कि शैशवावस्था? 46 का राइट आंसर हमारा बाल्यावस्था। अगला है, मनोविश्लेषण के प्रवर्तक कौन थे? B.F. स्किनर, सिगमंड फ्रायड, कार्ल रोजर्स या विलियम जेम्स? 47 का सही आंसर है सिगमंड फ्रायड। फ्रायड के अनुसार व्यक्तित्व का कौन सा भाग सुखवादी सिद्धांत पर काम करता है? इदम, अहम, परम अहम, अचेतन मन? ये मैंने क्वेश्चन पढ़ाया है और इसकी पहली वीडियो में। तो इसका सही आंसर बताओ सभी लोग। इसका सही आंसर क्या है? इदम। क्वेश्चन नंबर 49 है, मानव विकास में गुणसूत्रों के कितने जोड़े पाए जाते हैं? 22 जोड़े, 23 जोड़े, 24 जोड़े? बताओ कौन सा जोड़ा, कितने जोड़े पाए जाते हैं? कुल हमारे कितने जोड़े मतलब गुणसूत्र हैं? तो 46 रहते हैं। तो 46 डिवाइडेड 2 कर दो तो आ जाएगा हमारे 23। तो 23 जोड़े पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 है, खिलौनों की आई, टॉय एज किस अवस्था को कहा जाता है? पूर्व बाल्यावस्था को, उत्तर बाल्यावस्था को, शैशवावस्था को, किशोरावस्था को? देखो इसमें तो खेलता नहीं है बालक, ठीक है। ये उत्तर बाल्यावस्था, ये टोली वाली एज हो गई जिसमें बालक गैंग बनाता है। अब पूर्व बाल्यावस्था और शैशवावस्था, शैशवावस्था में बताओ कौन सा आंसर सही है? शैशवावस्था में बहुत ज़्यादा छोटा रहता है, लेकिन पूर्व बाल्यावस्था जो रहता है बिल्कुल मैच्योर एज, इसमें बालक को खेलने में बहुत मज़ा आता है, वो भी किससे? केवल टॉय से खेलने में मज़ा आता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? पूर्व बाल्यावस्था।